नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनडीए में न्यूज़, डाटा और एनालाइज में। और आज की चर्चा का विषय है वेस्टर्न पॉलिसीज़, विदेश नीतियाँ। तो आज की जो मुख्य चर्चा है उसके बारे में बात करेंगे कि एक देश दूसरे देश को या एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को कैसे समाप्त करता है, और एक युद्ध करने से पहले कौन कौन सी और किस प्रकार की तैयारी की जाती है, और वो शतरंज के कौन से मोहरे हैं, वो कौन सी चालें हैं जिसके बाद एक युद्ध परिणाम स्वरूप में युद्ध घटित होता है। कोई भी युद्ध देखिए इस तरह से शुरू नहीं हो जाता अचानक, उसके लिए पहले तैयारी करनी होती है और उसकी बाद की भी तैयारी करनी होती है। तो चलिए आज प्रकाश डालते शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आज की रिपोर्ट का, दूसरों के पैसों से कारोबार करना। इसका मतलब ये होता है किसी एक देश को दूसरे देश में अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले वो उसकी सस्ती लेबर, उसके वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उसका मिसयूज़ करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को एक्सटेंड करते हैं इस तरह से कि उस जो कंट्री है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले ब्याज, ब्याज का पैसा या वो बिज़नेसेस जो लोन बेस पे होते हैं या जो बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वो तभी तक संभव हो सकते हैं जब तक कि एक जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसकी रिटर्न हायर वैल्यू पे ना निकल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने चाइना और पाकिस्तान के मॉड्यूल में देखा कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन प्रोवाइड कराती है तो उस जो कंट्री उस लोन के अमाउंट को पे करेगी, वापस भी देगी, उसके लिए भी बिज़नेस होना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि कंपनीज़ और जो जो पॉलिसीज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है जिससे जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, कर के नीचे दब जाती है। इस वजह से जो है वो देश कमज़ोर पड़ने लगता है, और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि उस देश के पास हथियार के लिए या दूसरी जो भौतिक संसाधन है उसको पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स, किसी भी देश के रोटी कपड़ा मकान जो उसकी जनता को चाहिए उसको पूरा करने में कमज़ोर हो जाता है, जैसे अभी कुछ कंट्रीज़ हो रखी हैं। एक पॉइंट। दूसरी बात है दूसरों में कमियां गिरावट करना, दूसरों को कमज़ोर करना। ये ऐसा होता है अगर इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, एक ज्योग्राफिकली कंडीशंस है। कोई भी देश अपनी किसी विशेषता के लिए जाना जाता है। जैसे भारत में कई राज्य हैं, गेहूँ, ज्वार, चावल, मक्का के लिए जाने जाते हैं, दक्षिण मसाले के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार से एक देश अपने यहाँ के संसाधन के लिए जाना जाता है। वो फसल हो सकती हैं, वो कोई मेटल्स हो सकते हैं, धातु हो सकती है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, उसके पहाड़ या मैदानी इलाके हो सकते हैं, जैसे हम गल्फ़ कंट्रीज़ में देखते हैं रेगिस्तान है पर उसके बाद भी डेवलपमेंट हाई है। तो वो अपना स्ट्रक्चर इस हिसाब से लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी, वैसी नीति बनेगी, फिर कानून बनेंगे और लोगों को वो चीज़ें मान्यता करनी होगी। उसके हिसाब से देश दूसरे देश पर निर्भर होते हैं और आधारित होते हैं, आश्रित समझ सकते हैं आप। जैसे कि हम यहाँ से टमाटर, प्याज, आलू वगैरह जो हरी सब्जी हैं वो दूसरे देशों को देते हैं, पर दूसरे देशों से हम दूसरी अन्य चीज़ें लेते हैं। तो जैसे सऊदी है, वहाँ पे नॉन वेज सस्ता है क्योंकि वहाँ का जो रेगिस्तान का एरिया है वहाँ पर मीट सस्ता है लेकिन सब्जी महंगी है। तो इस तरह से इकॉनमी चलती है और वो एक वहाँ की इकॉनमी को चलाने के लिए और यहाँ की इकॉनमी चलाने के लिए कुछ चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो इस तरह ये है दूसरा तरीका कि भौगोलिक संसाधन में कमी कर देना, ठीक है, उस या उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देना। जैसे कि अगर हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं और उससे रेडियो टेलीविज़न चलते हैं, अगर वो सैटेलाइट उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है तो दूसरा देश उस पर टैक्स बढ़ा देगा, जिससे उसकी जनता के ऊपर टैक्स बढ़ेगा और वो उस संसाधन के लिए दूसरे देश पर निर्भर करेगा। नहीं तो अगर वो मीडिया कवरेज खत्म होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान कमज़ोर होंगे, उस वजह से उस देश को समस्या आएगी। तो एक ऐसी बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे तेल हो गया, कपड़े हो गए और अन्य चीज़ें ही हैं। जैसे अभी जो टैरिफ का मामला चला है वो भी इसीलिए है। इंडियन इकॉनमी तब अमेरिका पे बेचती, इंडिया के यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा था और अमेरिका से इम्पोर्ट कम था। हम ज़्यादा बाहर भेजते थे और कम अंदर अमेरिका का सामान लेते थे, इसलिए उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। उसमें क्या होता है, कोई भी देश अगर हम कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हैं 10 रुपये का और वो वहाँ पे 20 रुपये का है, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो 15 रुपये का कोई प्रोडक्ट होगा, कोई भी सामान, वो खाने पीने का कोई बिस्किट है, तो उसे अमेरिकन लोग उसे खरीदेंगे। तो टैरिफ बढ़ जाने से इफ़ेक्ट होता है, ये एक चीज़ है। तीसरा होता है दोस्तों, इस रिपोर्ट का पार्ट है छिप कर वार करना।
छिपकर वार करने का मतलब होता है, जैसे भी आपने यूक्रेन और रशिया के वॉर को देखा, आप इनडायरेक्टली, ये कुछ सामने से नहीं है, लेकिन जो एक देश अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश से युद्ध करता है, तो फिर उसको हथियारों की कमी महसूस होगी, तो उन हथियारों को वो दूसरे देश से लेगा। अब उसके पास इस वक़्त इतना पैसा नहीं होता कि वो तुरंत के तुरंत वहाँ से इतना पैसा ले और हथियार को लगाए, या हथियार को आने में भी समय लगता है बनने में। तो ऐसे में वो दूसरे देश से हथियार लेता है। तो एक देश दूसरे देश को जानबूझ करके इतने हथियार दे देता है कि वो हमारे सामने वाले दुश्मन से लड़ता रहे और लड़ता रहे आखिर तक। तो इस तरह से जो हमारा जो तीसरा शत्रु था, ठीक है, वो उस बीच वाले दूसरे शत्रु के द्वारा मारा जाता है। मतलब दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात। चौथी बात, पांचवी बात, ये है बर्बाद करना। अब बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी भी नई पीढ़ी को अय्याशी की ओर लगा दीजिए। आप किसी भी गलत जो तरीका है, गलत कामों में अगर पीढ़ी बहक जाती है, अगर वो अपनी सभ्यताओं को भूलती है, अपने संस्कारों को, अपने इतिहास को भूलती है, या अपने किसी भी काम की पूर्ति के लिए दूसरे कामों के ऊपर अधिक निर्भर करती है, तो वह, जैसे ड्रग्स हो सकते हैं, जैसे किसी देश में वेपन्स का बढ़ जाना है, या किसी देश में ऐसी गलत वेबसाइट्स का जैसे लोन हो गया, या ऐसे स्कैम्स का बढ़ जाना है। फॉर एग्जांपल, अभी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, अब कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट ने ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, मान लीजिए कि उसके बिना वो काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसेंशियली उस कंपनी का या उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, सो मैनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाते हो और अधिक निर्भर हो जाते हो, तो फिर आपको उस कंपनी की शर्तें भी माननी पड़ती हैं। ऐसा तब होता है जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, या आप अपनी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो किसी शक्ति को कम करने का तरीका है उसको गुलाम बनाना, और वो तभी हो सकता है जब वहाँ की पीढ़ी आपके लिए पैसा खर्च करे। किसी दूसरे देश की पीढ़ी दूसरे देश के लिए पैसा खर्च करे। तो इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स जो है, किसी का एक्टिविटीज़ जो है वो किसी कंट्रीज़ में कराई जाती है। इट्स अ नॉर्मल। इसमें स्कैम ज़्यादातर सामने आते हैं, वो किसी भी क्षेत्र या विभाग में हो सकते हैं। आगे बात करते हैं विद्रोह करवाना। विद्रोह कराने का अर्थ होता है किसी भी जो कंट्री है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, या वहाँ की तानाशाही है, या वहाँ की आर्थिक व्यवस्था है, या सैन्यशाही शक्ति है, तख्तापलट है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन देना, वहाँ के लोगों को 2 से 3 भागों में बांटना, और यह सब तैयारी करना कि ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए जो कारण छिपे हुए हैं या नहीं अघोषित हो रहे हैं, वो कारण जिम्मेदार हैं। एक्चुअली वो वजह होती हैं जो किसी देश को ख़त्म तो करती हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती। उनके दूसरे रंग रूप, स्वरूप, प्रारूप सामने आते हैं। उस वजह से जो जनता भड़क उठती है, वो 2 प्रयासों में फंसती है। उसको कभी ये पता नहीं चलता कि ये इसकी वजह से हुआ या वो उसकी वजह से हुआ। हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। उसी प्रकार से कुछ चीज़ों का परिणाम कुछ और आता है और दूसरी चीज़ों का परिणाम कुछ और आता है। दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही अ, कानून की व्यवस्था में, कानून की इकाई में, जब 2 अलग-अलग तरह के परिणाम सामने आते हैं, तो उससे एक नई प्रकृति, एक नई इमेज, एक छवि प्रस्तुत होती है, जिसमें ज्ञान की कमी होती है, और वह फिर जनता जो है विरोध करने लगती है। जिस वजह से जनता को ये लगता है कि हमारी समस्या का कारण ये ना होकर के ये है, या इस वजह से ये ऐसा या वैसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अपनी ओर मिलाना। देखिए साथियों, जब भी कोई कंट्री या कोई भी दुश्मन या कोई एक इंसान राजनीति में एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसकी जो कमज़ोर शक्तियाँ होती हैं, छोटी शक्ति होती हैं, उन्हें अपनी ओर मिलाता है। उन्हें मिलाने का तरीका उनकी गरीबी हो सकती है, उनको पैसे का लालच हो सकता है, उनको बड़ी पावर का लालच हो सकता है, उनको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस वजह से उन्हें अपने पास बुला रहा है, वैसे तो वो उन्हें, जैसे मैंने कहा, पावर की बात है, पैसों की बात है, या एजुकेशन की बात है, किसी चीज़ की, किसी फैसिलिटी की बात है, तो उन्हें वो अपनी तरफ जोड़ लेते हैं। तो वहाँ पे 2 एक्सेस बन जाते हैं, चोर-चोर मौसेरे भाई। उनके लिए तीसरे दुश्मन को मारना आसान हो जाता है। फिर पहले वाली पॉलिसी के दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाना काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं और बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनमें
कुछ छिपी हुई चालें या ऐसा कह सकते हैं कि उनके एजेंट्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ये एक पार्ट है पॉलिटिक्स का। अब आगे चलते हैं, समस्या पैदा करना। समस्या पैदा करने का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में, मान लीजिए कोई पुल बनना है कहीं पर भी, मान के चलिए, और कोई एबीसी पार्टी या एबीसी लोग ये कहते हैं कि हम इसको इस मॉड्यूल पे, इस नक्शे पे ऐसे बनाएंगे। एक्स वाई जेड लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे दो बातें आपस में क्लियर हैं। अब यहाँ पे PQR और SPR नाम की दो अलग अलग सोच है, दो अलग अलग कोई भी संस्था हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई ऐसे लोग, एक विचारधारा हो सकती है। PQR और SPR, ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको भड़काएगा या इसकी बातें यहाँ पहुँचाएगा, और वो दूसरा वाला ABC की SPR और XYZ की मान लीजिए PQR लिख रहा है। तो इस तरह से एक और मतलब काम है एक छोटा सा पुल बनाना, लेकिन उसमें इतनी समस्याएं, इतनी अड़चन, और बात बात पे, इस बात पे ये, उस बात पे वो, इतना कर देंगे, इतना कर देंगे कि भाई कहेंगे कि इससे अच्छा पुल ना ही बने, और वो बने तो उसमें विवाद या डिस्प्यूट्स हों। तो इसी तरह से जब कोई एक देश में कोई एक काम करते हैं तो इतनी समस्याएं पैदा कर दी जाती हैं कि जब तक वो मेन रिजल्ट पर आए तब तक उसका नक्शा ही बदल चुका हो। मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया कि हम सीधा सीधा 10 रुपये की बस पकड़ के यहाँ से अपने घर डेस्टिनेशन पे जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका साथी विद्रोह करे कि नहीं भाई AC में जाएंगे, कोई बोलेगा AC तो बहुत महंगा है, चलो ऑटो में चलते हैं, फिर कोई कहेगा चलो टैक्सी कर लेते हैं, कोई कह लेता है कि मैं चलो अपनी फ़ोन कर देता हूँ, मेरा दोस्त एक और 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेके आ जाएगा। तो इस तरह से इतने सारे कल्ट ऑप्शंस बनेंगे। अब वो दूसरा व्यक्ति था जिसको AC में जाना था, वो इससे झगड़ेगा। तो आपको ये पता था कि जो आपकी राइड 10 रुपये की सीधी सीधी सस्ती राइड थी, अब वो राइड 100 रुपये की बैठ गई, और आपका जो, अगर आप उसकी बात फ्रेंड की एग्री करते हैं AC में जाने के लिए तो दैट्स इट्स ओके, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या है, आपको 100 रुपये लगेंगे, और मतलब आपकी जेब से 100 रुपये फ्री में गए। तो इस तरह से उसने आपसे 100 रुपये निकलवा लिए। तो ये एक पॉलिसीज होती हैं कि किसी काम को इतना परेशान कर दो कि वो काम ही ना रहे, वो कुछ और बन जाए। आगे चलते हैं, भटकना या भड़काना। देखिए साथियों, कोई भी देश में जब उसकी व्यवस्था, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सैन्यशाही की शक्ति हो, या अन्य विभागों के, अन्य क्षेत्रों के कोई अन्य कार्य हो, उन सभी में एक बात नोटिस और कॉमन करने वाली होती है कि वहाँ पर दिशा और दशा का हीन होना। मान लीजिए किसी देश में करप्शन है, ठीक है, या किसी देश की दूसरी अपनी समस्याएं हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है और वो अपनी शर्तों पे करती है। तो ये सारी समस्याएं ऐसा माहौल खड़ा कर देती हैं कि हम तो ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हो रहा। फिर उन चीज़ों के परिणाम भी वैसे वैसे प्रकार के दूसरे सामने निकल कर आएंगे। इस समय आप उन लोगों को प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी एक कंट्री है, उसके अंदर स्टेट होंगे, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर छोटे छोटे अन्य विभाग भी होंगे। वहीं पर उनकी जो MCDs हैं, DDA हैं, जैसे दिल्ली है, उसमें अन्य विभाग भी होंगे। तो वो सब विभागों के लोग फिर आपस में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है भटकाना और भटकना। तो इस तरह पे आप बार बार देखोगे कि राजनीति में राजनीतिक आंदोलन, फिर राजनीतिक आंदोलन, और एक राजनीतिक अस्थिरता बनती चली जाती है। जब बार बार आंदोलन होते हैं और जब बार बार राजनीतिक अस्थिरता बनती है, यानी कि एक सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करने दिया जाता, तो वो सरकार दबाव में आती है और उसको जो मुख्य कार्य करने थे वो नहीं कर पाती है, और फिर वो उन लोगों की जो दूसरे कार्य हैं उनको पूरा करने में सहायता करती है। जो अब आंदोलन चल रहे हैं उन्हें शांत करना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। इस तरह से जो मुख्य कार्य था वो कार्य नहीं हो पाता, और वो कार्य होता है सामने वाली कंट्री के अगेंस्ट अपने आप को तैयार करना, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना। लेकिन आपके देश में जब राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है तो आप बिना लड़े, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने सोचा कि मैं मान लीजिए चप्पल लेकर आनी है आपको। अब वो 100 रुपये आपको किसी दूसरे काम में इन्वेस्ट करने पड़े, या उसमें से 50 रुपये इन्वेस्ट करने पड़े, तो आपकी शक्ति कम हो गई, ठीक है। इस वजह से आपको चप्पल लाने में देर होगी, या आपको अन्य जो कार्य हैं उसके लिए अन्य समस्याएं, आप वहाँ से हट गए,
आपको जो मुख्य कार्य करना था आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ा दी जाती हैं कि वो दिशा और दशाहीन हो जाती हैं। और फिर आखिरी चीज़, अब ये यहाँ से बिल्कुल सही पॉइंट बनता है, जब आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं, जब आप इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं और जब ये सब कुछ आपके देश में आपके साथ किसी एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, एक समूह के साथ हो सकता है, एक देश के साथ हो सकता है, एक राज्य के साथ भी हो सकता है। तो इतना सब कुछ जब आपके साथ होता है और आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो इन द लास्ट किसी बात की राई का पहाड़, चिंगारी का जो तिल का दहाड़ बना करके आग लगा दी जाती है, मतलब कि इन तलाश युद्ध कर दिया जाता है। तो सॉरी, तो जब ये युद्ध होता है तब आप इतनी कमज़ोर स्थिति में होते हो कि आप युद्ध नहीं कर सकते। तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप शर्तें मान लेते हैं और या फिर आप युद्ध करते हैं और हार जाते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के सामने दो ही बातें हैं, या तो वो क्षमा मांगे, जैसे कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को किसी ना किसी बहाव पे शर्तें मनवाई हैं, माफ़ी मंगवाई है और उनके प्रोग्राम्स को रोका है। युद्ध करने से पहले ही उन्हें पराजित कर देना अंदर से। और उसके बाद अगर आप एक्सटर्नली बाहर से युद्ध करते हो, इंटरनली हार गए हो, बाहर एक्सटर्नली युद्ध करते हो, तो आपके पास इतनी शक्ति नहीं होती किसी भी छोर पे, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी लैंड फोर्स हो, किसी भी प्रकार से आपके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि आप इतना बड़ा पावरफुल युद्ध झेल पाओ, उतना नुकसान उठा पाओ और किसी जो अपनी जो जनता है उसके सामने ये साबित कर पाओ कि हमने इस कंडीशंस के लिए युद्ध किया। उसके लिए आपके देश में आपकी जो प्रजा है उसका एकत्रित होना और एक विचार पे चलना बहुत अनिवार्य होता है। और किसी भी राजा के लिए उसकी प्रजा में एकता को लाना और एक विचार पे चलाना बहुत कठिन काम है। जैसे किम जोंग करता है नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक है, उतना नहीं है जितना हवा दिखाते हैं, पर हाँ काफ़ी तानाशाही स्ट्रिक्टनेस जो है, इसलिए चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसमें भी विरोध है, फिर ये लोकतंत्र और तानाशाही की बातें आपस में टकराव करती हैं, तो ये चीज़ें फिर दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये आगे की बड़ी बातें मैं आगे कभी डिस्कस करूँगा। तो साथियों बस आज से इतना ही था, बस इतना याद रखिएगा, जब राम जी का और रावण का युद्ध हुआ था, तो रावण कहता है कि तुम कौन हो सन्यासी जो इस प्रकार से मेरी सीमा में चले आए हो। तो भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि सन्यासी के लिए कोई भी जगह स्थल ऐसा नहीं आज्ञा लेने वाला, हम कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद आगे का जो विवाद बढ़ता है, रावण कहता है जिसकी कीर्ति मर जाती है, जिसका यश मर जाता है, वो मृत्य है, वो जीते जीते भी मृत्य है। तो रावण अपनी राजनीति को कहता है कि कोई मनुष्य अगर युद्ध की स्थिति में नहीं है तो मर जाता है। तब भगवान श्री राम उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि रावण, मनुष्य की कीर्ति से या मनुष्य के शस्त्र गिर जाने से मनुष्य नहीं मरता। जब मनुष्य की आत्मा मरती है, जब मनुष्य का संकल्प मरता है, जब मनुष्य की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब मनुष्य की मृत्यु होती है। भले ही मैं वानरों की सेना लेकर आया हूं, परंतु मेरी संकल्प शक्ति तुम्हारे राक्षसों और तुम्हें पूर्ण रूप से पराजित अवश्य करेगी। तो इस सत्य और धर्म, असत्य, अधर्म और पाप की लड़ाई होती है। तो कौन किस पर प्रभावी पड़ता है तो भविष्य में देखते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। आने वाली सभी जानकारियों के लिए धन्यवाद।